हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सामने सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम है और तैयारी आपकी तो अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है पॉलिटी के ऊपर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आ सकते हैं और अभी तक आपका रिवीजन हुआ नहीं है, तो चलिए मेरे अपने चैनल में एक साथ हम लोग रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3-4 नंबर या 6 नंबर के आसपास आपको देखने में मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, हमेशा अगर रेसिडुअरी पावर की बात की जाए तो वो डिराइव किया गया है कनाडा से। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द यूनियन ये डिराइव किया गया है। और क्या डिराइव किया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका से प्रोसीड्योर ऑफ द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसीड्योर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इंपॉर्टेंट क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये ये दिया गया है साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल नंबर 368, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? एक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू और रिमूवल ऑफ दिस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, ये सब लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? न्यू स्टेट फॉर्म करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत, यह है आर्टिकल नंबर 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन टू इंडियन टेरिटरी। मतलब अगर कोई भी बाहर का अगर कोई भी स्टेट आप ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको हमारी इंडियन टेरिटरी से जुड़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट वो होता है अंडर आर्टिकल 3। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूल डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हेंस नो वोटिंग कैन टेक्स प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर अंडर दिस रूल। ये क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 193। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 193। नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशंस, नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशंस, नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशंस। 158 क्या है? वोटिंग बाय डिवीजन, वोटिंग बाय डिवीजन। ठीक है, 186 क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन। एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन। और ये क्या है? ये है डिस्पोजल ऑफ अमेंडमेंट्स बाय काउंसिल। डिस्पोजल ऑफ अमेंडमेंट्स डिस्पोजल ऑफ अमेंडमेंट्स बाय काउंसिल। ये थोड़ा आप याद रखिए, ये सारे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो लोकसभा के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर? तो 0 आवर क्या है? देखिए, दैट इज टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जो टाइम होता है वो होता है 0 आवर। इस 0 आवर में आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्जेंट मैटर है वो आप रेज कर सकते हैं, प्रायर नोटिस गिवन टू द स्पीकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर डिसाइड्स अ बिल वेदर इज अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 110 इट्स अ मनी बिल। मनी बिल क्या है? 110, ये है अंडर आर्टिकल 110। और ये कौन डिसाइड करता है? वो स्पीकर। इट्स अ पावर ऑफ स्पीकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who decides on the issue related to the disqualification of a member of Lok Sabha under 10th schedule? 10th schedule क्या है? एंटी डिफेक्शन schedule।
एंटी डिफेक्शन स्केड्यूल, ठीक है, यह है एंटी डिफेक्शन स्केड्यूल। और कौन डिसाइड करता है वेदर द मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट? वो करता है स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं अंडर 10 स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई मेंबर पार्टी बदलता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाता है, एमपी या एमएलए जो भी हो, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ सकता है। अगर आप कोई भी नेता हो, चुने गए हो और आप किसी पार्टी से चेंज हो रहे हो, तो आपके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका टर्म क्या है? वो है 5 साल, 5 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which article of the Constitution of India talks about the provision for impeachment of the President of India? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कौन कर सकता है? अंडर आर्टिकल 61। अंडर आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। आर्टिकल 54 क्या है? दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। 51 क्या है? ये एक फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? कब अमेंड किया गया था? तो 1951 में उसको फर्स्ट अमेंड किया गया था, 1951, ठीक है। उसको फर्स्ट अमेंड किया गया था एट 1951, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? तो गवर्नर का बोला गया है, आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल 153 बिलोंग्स टू गवर्नर। आर्टिकल 153 बिलोंग्स टू गवर्नर। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉपुलर चेंबर? पॉपुलर चेंबर कौन है? जो डायरेक्टली आपको सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट करके देता है, वो है पॉपुलर चेंबर, दैट इज लोकसभा। लोकसभा में जो भी एमपीज आते हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आता है? इंडिया के सिटीजनशिप, जो भी वोटिंग होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम दी एडल्ट फ्रेंचाइज। वो जो भी इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली, वो होता है पॉपुलर चेंबर, दैट इज लोकसभा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which article was referred to as the heart and soul of the constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन बोलता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल बोलता है? इस आर्टिकल नंबर 32। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है, आप डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये आर्टिकल है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which article can used by the president of India to declare financial emergency? देखिए बोला गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 360 को बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कितना तरीके का इमरजेंसी होता है? 3 तरीके का इमरजेंसी होता है। एक नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, ये होता है आर्टिकल 356। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एफई, ये होता है अंडर आर्टिकल 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कुछ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, फंडामेंटल ड्यूटी है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, फंडामेंटल ड्यूटी है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्यों? ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। अंडर आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, which amendment of the Constitution of India increases the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years? 60 to 62 years. Which amendment? Amendment number 15. 15th amendment is 15th amendment of the Constitution of India increase the age of retirement of High Court judges 60 से 62 कर दे। मतलब 15th amendment क्या किया, जो जजेस का जो पहले रिटायरमेंट एज था 60, हाई कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट एज था 60, उसको 62 कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूड इन्वॉल्व्ड इन इट। जब भी बोलेगा देखिए सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर द केस, रिकंसिडर मतलब क्या, अपील किया होगा। जो पहले हायर कोर्ट या कुछ उसके लोअर कोर्ट जो भी है वो कुछ एक एक्शन मतलब कुछ एक जजमेंट दिया होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको रिकंसिडर कर रहा है, तो ये हमेशा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। इसमें आएगा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अगर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो जरूर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होगा वो जरूर वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वही होगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ होता है, चेंज इन फंडामेंटल राइट्स में होता है। चेंज इन फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो चेंज करना हो तो एक अमेंडमेंट लाना होगा, और टू गेट एन अमेंडमेंट यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, 2/3 मेजॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेवल मिलिटरी एंड एयरफोर्स, नेवल मिलिटरी एंड एयरफोर्स इज लिस्टेड इन दी डैश लिस्ट गिवन इन दी 7th schedule इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 7th schedule क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब जहां पर स्टेट लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट आता है, कॉन्करेंट लिस्ट आता है। तो नेवल मिलिट्री एंड एयरफोर्स हमेशा यूनियन लिस्ट में ही आएगा, वो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में वो नहीं आएगा, वो हमेशा यूनियन लिस्ट में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को वो निकाल देता है, कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये तो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी गलत है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी गलत है। लोकसभा क्या करता है, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पर लोकसभा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, एक्चुअली ऑप्शन होना चाहिए पार्लियामेंट। ऑप्शन क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा दिया है तो मैंने लोकसभा पे टिक किया। ठीक है, एक्चुअल होना चाहिए पार्लियामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता, तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कितने थे, पहले तो 7, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी वो एक फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है ऑन आर्टिकल 300A। उसके बाद से ये टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने बचे, वो होंगे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which parliamentary committee in India is normally chaired by the prominent member of opposition, from the prominent member of opposition। तो हमेशा याद रखिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इनका जो चेयर मतलब इनका जो प्रेसिडेंट होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का जो मेन होता है, जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो ऑपोजिशन पार्टी के जो जो उसका जो नेता है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी का जो हेड है वो बनता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। और ये कब से शुरू हुआ है, ये जो ऑपोजिशन पहले बनता था ये रूलिंग पार्टी का कोई एक सदस्य बन सकता था, लेकिन ये 1967 से ये हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है, ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वो चेयर करता है, मतलब वो एज अ चेयरमैन अपॉइंट होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड ऑन डैश लिस्ट गिवन इन द 7th schedule। फिर देखिए 7th schedule आया, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड ऑन द यूनियन लिस्ट, ऑन द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th schedule, ठीक है। ये भी यूनियन लिस्ट में अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। तो कौन? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन दी स्टेट लिस्ट, टू मेक लॉज ऑन दी मैटर इन दी स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये सिर्फ राज्यसभा के पास ही पावर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी मतलब अपॉइंट होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। वो ना तो प्राइम मिनिस्टर करेगा ना पार्लियामेंट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस करता है, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट। कैसे? ऑप्शन नंबर 1, विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर, नहीं। ओनली अंडर इमरजेंसी, नहीं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड करता है कि मेरा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप डिसमिस कर दो, तो तभी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द शारदा एक्ट, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। क्या हुआ था पहले? चाइल्ड मैरिज मतलब लड़का और लड़कियों का बहुत जल्द शादी हो जाता था, तो शारदा एक्ट लाया गया ताकि जो मिनिमम एज है वो लड़कियों का 18 और मैक्सिमम एज ऑफ द बॉयज इज 21 कर सके। उससे पहले अगर आपका शादी होता है या शादी करवाने की कोशिश करते हैं वो इलीगल है, ठीक है। ये है शारदा एक्ट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रेटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का फाइनल अथॉरिटी कौन है? वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो समझता है कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा और वही फाइनल इंटरप्रेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रेसिडोरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। तो लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। रेसिडोरी पावर किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। और किससे बोरो किया है? बोरो किया है कनाडा से। ये बोरो किया गया है कनाडा से, ये आइडिया बोरो किया गया है कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये क्या है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। और ये एक फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे 30 प्रश्न एसएससी सीजीएल इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि सीजीएल रिपीट करता है हर साल। 95% क्वेश्चंस वो रिपीट करता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ये वीडियो दिखाई दे और वो सारे अपने प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं वो अच्छा हो, प्रिपरेशन हो। ऐसे ही मैं मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप मैथ्स वीडियो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस आपको मेंस में दिख सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।